हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विथ इंदिरा। चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वे होते हैं जो हमें परमाणु में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्थिति कि वो कौन सी कक्षा में है, उनकी ऊर्जा, उनके अभिविन्यास और उनके चक्रण के बारे में हमें वो जानकारी देती है। तो हम इसकी सामान्य से परिभाषा लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, अभिविन्यास तथा चक्रण के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। मुख्य रूप से ये क्वांटम संख्याएं जो होती है बच्चों, वो 4 प्रकार की होती है। तो पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं और इसे स्मॉल n से दर्शाया जाता है। हमेशा याद रखना है कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। ये जो क्वांटम संख्या होती है हमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में या किस ऊर्जा स्तर में उपस्थित है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक पाया जाता है, नाभिक के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। तो वो सारी कक्षाएं होती है। तो पहली वाली कक्षा को हम K से, दूसरी वाली कक्षा को हम L से, तीसरी वाली कक्षा को हम N से, M से और चौथी वाली कक्षा को हम N से दर्शाते हैं। इसी की वैल्यू जब बात करें हम मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर देखें तो N का मान यहाँ पे हमेशा K के लिए 1 होता है, L के लिए 2 होता है, M के लिए 3 होता है और N के लिए 4 होता है। ऐसे ही आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और आगे भी वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो कक्षाएं कौन सी होती है, K, L, M, N, O, P ऐसे होती जाएगी और N का मान हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखते जाएंगे। मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में है तो N का मान 1 होगा, अगर दूसरी कक्षा में है तो उसका मान 2 होगा। इस प्रकार से हम मुख्य क्वांटम संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है या किस ऊर्जा स्तर में है इसके बारे में हमें वो जानकारी देती है। अब बात करते हैं हम दूसरी क्वांटम संख्या की, जिसे कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या या फिर डायगोनल क्वांटम नंबर्स। डायगोनल क्वांटम नंबर्स जो होता है उसे हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से हम इसको डिनोट करते हैं। यह हमें इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में है, किस उप कक्षा में उपस्थित है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास में प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 उपकक्षाओं में जा सकता है। पहली वाली कक्षा के अंदर सिर्फ एक उपकक्षा होती है जिसका नाम होता है S। दूसरी वाली जो कक्षा होती है उसके अंदर 2 उपकक्षाएं होती है, S और P। इसी प्रकार तीसरी वाली कक्षा में S, P और D उपकक्षा होती है और जो चौथी वाली कक्षा होती है उसमें S, P, D, F। ऐसे ही अगर हम और भी आगे बढ़ेंगे तो S, P, D, F, G और अन्य वाली जब कक्षा होगी तो S, P, D, F, G और H। इस तरीके से हम और भी आगे उप कक्षाओं को जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ज्ञात सिर्फ 118 तत्व हैं और वो 118 तत्व यहाँ F तक की उप कक्षाओं में ही आ जाते हैं। इसलिए अभी तक आगे की उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों को जिस उप कक्षा में रखा जाता है उस आधार पर L के कुछ मान होते हैं। मान लीजिए S उपकक्षा में तो उसका मान हमेशा 0 रहेगा, P उपकक्षा में तो उसका मान 1 रहेगा, D उपकक्षा में तो उसका मान 2 रहेगा और F उपकक्षा में तो उसका मान 3 रहेगा। इसे हमेशा L से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन S कक्षा में है तो उसका L की वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी 0, P में है तो 1, D में है तो 2 और F में है तो 3। ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम आगे की तीसरी क्वांटम संख्या के बारे में। तीसरी क्वांटम संख्या का नाम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अच्छा, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है? ये हमें इलेक्ट्रॉन के आकाशीय अभिविन्यास के बारे में बताती है। आकाशीय अभिविन्यास मतलब समझ सकते हो आप, 3D अभिविन्यास के बारे में वो हमें क्या दे रही है, जानकारी दे रही है। ठीक है, इसका जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है, L के मान पर निर्भर करता है। L मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताया गया है कि इसको m बराबर होगा -L से +L तक। जो भी L की वैल्यू होगी, मान लीजिए वो 0 है तो 0 कभी भी प्लस और माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो -1 से +1 तक जाएंगे। अगर उसकी वैल्यू है 2 तो उसकी हम -2 से +2 पर जाएंगे।
अगर उसकी वैल्यू है -3 तो -3 से +3 पर हम जाएंगे। अभी हमने देखा था कि बहुत सारी उपकक्षाएं होती है, एस, पी, डी और एफ। तो एस उपकक्षा होती है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी उपकक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी उपकक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एफ उपकक्षा में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार इन्हें अलग अलग डिब्बों के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए उसके लिए एक ही डिब्बा बनता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है और उनका चक्रण जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर मान लीजिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके लिए एम की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब बात करते हैं पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर m के लिए हम उसको देखें तो उसका मान क्या होगा? -1 से लेकर +1 तक। तो हम लिखेंगे -1 0 +1, -1 0 +1। ठीक है बच्चों। जब बात करते हैं हम D की, तो D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब आधे इलेक्ट्रॉनों को अपने को क्या करना है? उतने ही डिब्बे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 और 5 डिब्बे बनेंगे D के अंदर। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे -2 से लेके +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2। इस तरीके से हम उसमें आगे से आगे इलेक्ट्रॉनों को भरते जाते हैं। जब बात करते हैं हम F कक्षक की या F उपकक्षा की, तो उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके लिए हम अगर हम वैल्यू m के अंदर पुट करते हैं तो -3 से लेके +3 तक होगी। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इसको समझने के लिए मैं कुछ एक उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन है। D के अंदर हम कितने डिब्बे बनाते हैं? 5 डिब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो अगर D के अंदर मुझे 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा तो 1 2 3 4 5। हमेशा पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब हम, ये किसका नियम है? हुंड का नियम है। हुंड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अगर उपकक्षाएं खाली होती है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है और जब सारी कक्षाएं भरा जाती है तो इलेक्ट्रॉन युग्मन करना प्रारंभ करते हैं। अब D के लिए जो L का मान होता है वो कितना होता है? 2 होता है। हम इसके लिए -2 रखेंगे, -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, +1 और +2। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में जाता है वही क्या होती है? m की वैल्यू होती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? +2 वाली कक्षा में गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर F के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है तो F के अंदर हम कितने डिब्बे बनाते हैं बच्चों? 7 डिब्बे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 और 7। इस प्रकार से हम अब तो इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अंतिम इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जा रहा है, इसलिए हम इस पे पहले एक गोला बना देंगे। अब बात करते हैं जब L के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। तो हम -3 से शुरू करेंगे। -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? +1 कक्षा में जा रहा है, इसलिए m की वैल्यू कितनी होगी? +1 होगी। m की वैल्यू को आप क्या रखोगे? हमेशा +1। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम चक्रण क्वांटम संख्या की। जो लास्ट क्वांटम संख्या होती है जिसे हम S से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये वाली क्वांटम संख्या जो होती है हमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो घड़ी की दिशा में घूमता है तो उसका चक्रण क्लॉकवाइज होता है और उसके लिए S की वैल्यू हमेशा हम +½ रखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, तो उसके लिए S की वैल्यू हमेशा क्या रखी जाती है? -½ रखी जाती है। अब इन क्वांटम संख्याओं को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है एग्जाम में। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, उसने बोला है कि 4s1 की चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 4s1 की चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं।
मैं आपको कुछ नए पेज के ऊपर सिखाती हूँ। बात करेंगे पहला एग्जाम्पल की 4s1। हमें पता है 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, एक होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एक होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक होती है चक्रण क्वांटम संख्या। अब हम पूरे नाम ना लिखकर उनके शॉर्ट नोट लिखेंगे। n क्वांटम संख्या हमें ये दर्शाती है कि वो कौन सी कक्षा में है, तो हमें यहीं पे पता चल रहा है कि ये कौन सी कक्षा में है बच्चों, चौथी कक्षा में है। जब बात करें हम L की, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें ये बताती है वो कौन सी उप कक्षा में, तो S P D F, तो ये कौन सी कक्षा में है बच्चों, S में है, मतलब इसके लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बात करें हम M की, तो M में हमेशा एक ही डिब्बा होता है और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो एक इलेक्ट्रॉनों को भरा है। 0 की वैल्यू ना तो प्लस में होती है ना माइनस, इसलिए M का मान हमेशा इसके लिए भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक ही इलेक्ट्रॉन भराया है और कैसा भराया है, सीधा भरा है, हमने इस इलेक्ट्रॉनों को कैसा भरा है, सीधा भरा है, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, +½ एक और उदाहरण लेते हैं 6p5। चलिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती n, l, m, s। n क्या बता रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में, छठी कक्षा में। l के लिए p की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप साइड में लिख सकते हैं SPDF 0 1 2 3, तो p की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए हम यहाँ पर हम इसको 1 पुट कर देंगे। p में हम 3 डिब्बे बनाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉनों को भरना है, 5, 1 2 3 4 और 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। हम इसकी वैल्यू को अगर यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू है 1, तो हम -1 से शुरू करेंगे, -1 0 +1। अंतिम इलेक्ट्रॉन 0 उप कक्षा में गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देंगे 0। कैसा गया है बच्चों, उल्टा गया है, उल्टा गया है, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को कैसा गया है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो कैसा है वो उल्टा गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसका चक्रण कैसा है, घड़ी की विपरीत दिशा में है, इसलिए हम इसको यहाँ पर -½ से डिनोट करेंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, आप इसको मुझे कमेंट में इसके आंसर बताइएगा। एक आपके लिए है 4f12 एंड 6s2 और 5 ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, जिसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।